हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधवी रिजल्ट्स। दोस्तों, आज इस सीरीज का हमारा 9th लेक्चर है। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, हम लोग सब्जेक्ट वाइज एसएससी का पीवाईक्यूज डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पॉलिटी को पहले देख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन 1 देखते हैं कि क्वेश्चन 1 क्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन 1 जो है ये एसएससी सीएचएस में पूछा है आपसे, और इन्होंने 2024 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। तो आप इसको क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 1 आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कि वो आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। ठीक है, तो आपके सामने क्या पूछ रहे हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, ठीक है, आर्टिकल किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से ऊपर उठकर भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें, महिलाओं के लिए गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करें। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या कर रहा है 51A बी, ऑप्शन बी 51A डी, या ऑप्शन सी 51A ई, या ऑप्शन डी 51A सी। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये आपसे अनुच्छेद के बारे में पूछ रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछ रहे हैं। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य के बारे में ये प्रश्न किया गया है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 51A ई। ठीक है ना, 51 आर्टिकल 51A क्लॉज ई जो है आपके, ठीक है, किसके बारे में बात करता है, प्रमोट हार्मनी, ठीक है, और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड के बारे में बात करता है। ठीक है ना, तो ये आर्टिकल 51A ई बात करता है। ठीक है, और ये बेसिकली ये आपके ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51A ई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपके किस अनुच्छेद में मेंशन है, किस आर्टिकल मेंशन है, वह आर्टिकल 51A। ठीक है, और किस पार्ट में आता है बालक, पार्ट 4A में आता है। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है बालक, देखते हैं। क्वेश्चन 2 आपसे कह रहा है कि इन विच जजमेंट, ठीक है ना, यहाँ पे जजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, डिड द सुप्रीम कोर्ट extend the scope of Article 21 and observe that the right to education flows directly from right to life। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से निकलता है।
सीधे जीवन के अधिकार से निकलता है, क्या निकलता है? शिक्षा का अधिकार। तो ये क्वेश्चन आपसे CHSL में पूछा हुआ इन्होंने और 2024 में पूछा हुआ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, किस जजमेंट के तहत शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार से निकलता है, ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन बी है मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन सी मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, या ऑप्शन डी है निर्जा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकेंड है, यू हैव 5 सेकेंड्स टू डू दिस क्वेश्चन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, किस जजमेंट के थ्रू राइट टू एजुकेशन को बताया गया कि ये राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, क्वेश्चन 2 का आंसर कर लिया होगा। इज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो है इज द राइट आंसर। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के जजमेंट से ही ये निकल के आया था कि द राइट टू एजुकेशन जो है, ठीक है, आर्टिकल 21 में, ठीक है, कहां से आता है वो? राइट टू लाइफ से आता है, ठीक है ना। तो इसी में आया था आपका, किस जजमेंट में आया था? मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। और इट्स योर, आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 इज योर फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल में आता है बालिके? वो आता है 12 से 35 के बीच में आता है। और किस पार्ट में आएगा बालक? ये पार्ट 3rd में आएगा। तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd आपसे क्या कह रहा है बालिके? क्वेश्चन 3rd आपसे पूछ रहे हैं कि दो क्वेश्चन 3rd भी के CHSL में पूछा हुआ है और 2024 में इन्होंने ये क्वेश्चन करा है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं बालक कि सटियोरी कम्स अंडर, ठीक है ना, सटियोरी जो है किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन बी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन सी राइट टू इक्वालिटी, या ऑप्शन डी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सटियोरी जो है किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 3rd का सही आंसर बताइए। ओके, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और जो इसका राइट आंसर है, जो सटियोरी है, ठीक है, वो ऑप्शन राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, इसके अंतर्गत ही आता है आपका सटियोरी आता है। उसमें भी जब हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पढ़ते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 32 पढ़ते हैं, इसके अंदर ही हम लोग देखते हैं देयर आर 5 रीट्स, ठीक है ना। इसके अंदर कितने रीट्स हम लोग पढ़ते हैं? 5 रीट्स पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका हैबियस कॉर्पस, सेकेंड है आपका मैंडमस, ठीक है। थर्ड वन इज योर प्रोहिबिशन, फोर्थ वन इज योर सटियोरी, जो आपसे प्रश्न कर रहे हैं वहां पे सटियोरी, और फिफ्थ वन इज योर कोवरटो, ठीक है, कोवरंटो। तो सटियोरी जो है यही क्वेश्चन आपसे प्रश्न किया इन्होंने इसमें। तो किसका पार्ट है ये? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का पार्ट है, ठीक है। और ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आर्टिकल 32 आता है, उसके अंदर ही 5 रीट्स हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा बालिके, देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो ये सारे क्वेश्चन ही देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 4 आपको CHSL में पूछा हुआ है और 2024 में इन्होंने पूछा है। तो क्वेश्चन 4 आपसे क्या कह रहा है वाला?
आपसे क्वेश्चन कुछ 4 कह रहा है कि डैश हैज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, डैश हैज called the right to constitutional remedy as the soul of the constitution, soul of the आत्मा, संविधान का जो आत्मा, किसे कहा गया? ठीक है, डैश संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, किसने कहा था, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, ऑप्शन बी लाल पतराय, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बताइए राइट, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है? ठीक है, तो किसने कहा था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, तो किसने कहा था? ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा? आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, इन्होंने ही हमारे, ठीक है, संविधान को, वो भी किसको कहा था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को ही कहा था, क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है बालिके? क्वेश्चन 5 आपसे पूछ रहा है, देखो ये भी CHSL में पूछा हुआ प्रश्न और 24 में पूछा गया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? विच आर्टिकल, मतलब यहाँ पे अनुच्छेद के बारे में पूछ रहे हैं, किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल के बारे में पूछ रहे हैं। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। ठीक है, हिंदी में क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रख रखाव का उल्लेख किया है? तो किस अनुच्छेद में इसके बारे में बात करता है? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 28, ऑप्शन बी आर्टिकल 26, ऑप्शन सी आर्टिकल 29 या ऑप्शन डी आर्टिकल 30। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आई होप आपने इसका आंसर कर लिया। क्वेश्चन 5 का क्या रहा है, इसका आंसर क्या है क्वेश्चन 5 का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 26 जो है ये इसके बारे में बात करता है, एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के बारे में कौन बात करता है? आर्टिकल 26। ठीक है, और आर्टिकल 26 किस राइट्स के अंदर में आता है? फंडामेंटल राइट्स में किस राइट्स के अंदर आता है? वो आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर में आता है। ठीक है, और इसी के अंदर हम लोग कितने आर्टिकल पढ़ते हैं? इसमें आर्टिकल्स हम लोग 25 से लेके 28 पढ़ते हैं। ठीक है ना, अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक क्या आता है? वो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है ना, मतलब धार्मिक आजादी। ठीक है ना, धार्मिक आजादी का अधिकार। ठीक है, तो वो किस में आता है? आर्टिकल 25 से लेके 28 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालक। क्वेश्चन 6 आपसे क्या कह रहा है बालक? देखते हैं क्वेश्चन 6 आपसे क्या प्रश्न कर रहा है बालिका। क्वेश्चन 6 आपसे पूछ रहे हैं,
देखो ये भी CHSL में पूछा हुआ है, 24 में पूछा, 2024 में पूछा गया प्रश्न। तो ये पूछ रहे हैं इन अ सिचुएशन वेयर इन, यहाँ पे वो कंडीशन दिया हुआ है, सिचुएशन में बता रहे हैं कि ए फीमेल है, ठीक है, बी मेल है, आर वर्किंग इन सेम ऑफिस, ठीक है, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, सेम डिजिग्नेशन है, ठीक है, सेम नेचर ऑफ वर्क भी है, ठीक है, बट अनइक्वल पेमेंट है, ठीक है, काम सब कुछ सेम है, पोस्ट सेम है, लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो वहां पे पेमेंट अनइक्वल हो जाता है, मतलब मेल को ज्यादा और फीमेल को कम की दिया जाता है। ये एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, तो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, तो किसके बारे में पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द, इसमें आर्टिकल पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एप्लीकेबल, तो ऐसे केस में कौन सा अनुच्छेद जो है अप्लाई होगा, ठीक है ना, ऐसे केस में कौन सा अनुच्छेद है जो अप्लाई होता है, ठीक है। तो आपके सामने हिंदी में मैं बोल देता हूँ, हिंदी में क्या कर रहा है, ऐसी स्थिति में जहां ए महिला, बी पुरुष एक ही पद पे है, ठीक है ना, एक ही पदनाम, ठीक, एक ही प्रकार के कार्य पर कार्यरत है, परंतु लेकिन वेतन जो है क्या है, असमान है, अनइक्वल है, ठीक है ना, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू होगा, तो इस कंडीशन में कौन सा अनुच्छेद जो है लागू होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 39D, ऑप्शन सी आर्टिकल 18 या ऑप्शन डी आर्टिकल 48A, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, आर्टिकल 39D। यहाँ पे ही बात करता है, ये अनइक्वल पेमेंट के बारे में बात करेगा। ऑप्शन 39D जो है, अनुच्छेद 39D जो है वो अनइक्वल पे के बारे में बात करता है मेल और फीमेल में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये किसका पार्ट है, आर्टिकल 39D किसका पार्ट है, वो मतलब DPSP का, ठीक है, DPSP में आता है, और DPSP आपके किस आर्टिकल में मेंशन किया गया, आर्टिकल 36 to 51, ठीक है, और पार्ट 4 में आता है ये, और DPSP आपका क्या होता है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर होता है। ठीक है, आर्टिकल 39D DPSP का पार्ट है, ठीक है, और ये DPSP जो है आपके किस अनुच्छेद में आएगा, वो आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में आएगा, पार्ट 4 में आएगा, और जो DPSP होता है वो हमारा नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर होता है, मतलब अगर ये वायलेशन उल्लंघन होता है तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालिक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है बालक, ये भी CHSL और 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखो यहाँ पे सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी देखो क्या पूछ रहे हैं, सेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने किससे कहाँ से क्वेश्चन उठाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 से। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि बताइए विच सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 डिप्राइव्स द प्रिजनर्स ऑफ देयर राइट टू वोट, किस सेक्शन के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA 1951 की कौन सी धारा कैदियों को उनके मताधिकार से वंचित करता है, मतलब राइट टू वोट, ठीक है, उनका छीन लेता है। तो किस RPA 1951 के किस सेक्शन से, किस धारा से उनसे राइट टू वोट छीना जाता है, वो आपसे इस प्रश्न इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके सामने 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए क्या है, सेक्शन 62(5), ठीक है, क्लॉज 5, या ऑप्शन बी सेक्शन 15 क्लॉज 3, ऑप्शन सी सेक्शन 72 क्लॉज 5, या ऑप्शन डी सेक्शन 10 क्लॉज 4। तो बताइए किस सेक्शन की तहत कैदियों के जो मताधिकार है उनसे उनको वंचित कर दिया जाता है, बताइए क्वेश्चन 7 का सही आंसर क्या होगा।
आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 62 क्लॉज 5, धारा 62 क्लॉज 5, ठीक है ना। तो इसके तहत जो है जो भी प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनके राइट टू वोट को उनसे छीन लिया जाता है, उनसे वंचित कर दिया जाता है, उनको मताधिकार देने का उनके पास राइट नहीं होता है। किसके तहत? सेक्शन 62(5), ठीक। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बालिके, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है बालिके, देखो यहाँ ध्यान रखना। क्वेश्चन 8 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओके इज आर इनकरेक्ट। देखो यहाँ ध्यान से देखना, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे। वाया फंडामेंटल ड्यूटीज, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में, ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत जो किस कौन सा जो कथन है असत्य है, ठीक है, वो पूछ रहे हैं आपसे। तो ऑप्शन इसमें 4, ठीक है, स्टेटमेंट दिया है। पहला क्या है, पहला आपसे पूछ रहे हैं द 44th अमेंडमेंट एक्ट, द 44th अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मतलब 44th अमेंडमेंट से आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया है क्या, पहला पूछ स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज वर एक्सपेंडेड बाय द 86th अमेंडमेंट, ठीक है। अब स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रहा है, आर्टिकल 51A सब क्लॉज A entails respects its ideals and institution, national flag and national anthem, ठीक है। स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है, fundamental duties obliges parents to provide opportunity for education to their child between 6 to 14 years of age, ठीक है। तो इसमें से जो स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है असत्य है, इनकरेक्ट है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है ओनली 3, ऑप्शन बी है 2 and 4, ऑप्शन सी है 2 और 3, या ऑप्शन डी है ओनली 1, ठीक है, तो ओनली 1। तो बताइए इसमें से कौन सा जो कथन है असत्य है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है। क्वेश्चन 8 का आंसर बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, ठीक है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी, सिर्फ केवल 1 जो है इनकरेक्ट है, ठीक है ना। मतलब जो 44th अमेंडमेंट आपसे बात कर रहे हैं, क्या कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, तो नहीं, ठीक है ना, 44th अमेंडमेंट के तहत नहीं किया गया था। ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सा कमेटी था इसमें, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, 1976 में बाय द 42nd अमेंडमेंट, मतलब 42वां संशोधन के तहत 1976 में हमने किसको ऐड किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट यही होगा कि हमने 44 से नहीं 42nd अमेंडमेंट से किया है, ठीक है। और कौन सा कमेटी था वो, स्वर्ण सिंह कमेटी। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बालक, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है बालिके, पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स। देखो यहाँ पे रीड्स के बारे में पूछ रहे हैं,
इन लैटिन मीन्स बी कमांड, मतलब लैटिन में किस रीड्स का मतलब होता है बी कमांड, ठीक है ना। तो हम आदेश देते हैं, हिंदी में क्या होगा, हम बी कमांड का मतलब हम आदेश देते हैं। तो ऑप्शन है ए प्रोहिबिशन का मतलब, ऑप्शन बी हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन सी को वारंटो, या ऑप्शन डी मैंडमस। तो किसका मीनिंग होता है बी कमांड, ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बताइए क्वेश्चन 9 का सही आंसर क्या होगा बालक। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। अगर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैंडमस। मैंडमस का लैटिन में मतलब होता है बी कमांड, ठीक है, हम आदेश देते हैं, ठीक है, मैंडमस का मतलब होता है। तो आपको मैंने पढ़ाया है कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 इसके बारे में बात करता है। और इसी के अंदर हम लोग कितने 5 रीड्स पढ़ते हैं, आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम लोग 5 रीड्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका जो बी कमांड है मैंडमस जो है इसी एक पार्ट का रीड्स है, और मैंडमस का मतलब होता है बी कमांड, हम आदेश देते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आज का इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है बालिके, क्वेश्चन 10 आपसे पूछ रहा है, देखो ये भी CHSL में पूछा हुआ, 24 में पूछा प्रश्न है। ठीक है, तो आपसे ये क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। दो कीवर्ड्स याद रखिएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है, मतलब कौन सा कथन जो है गलत है, असत्य है, ठीक है ना। किसके बारे में, फिर से वही फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें से 4 स्टेटमेंट इसमें भी दिया गया है, इसमें से कौन सा कथन जो है क्या है, असत्य है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दे आर ऑब्लिगेटरी इन नेचर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। The introduction of Article 51A created a strong base for a concrete national character and a strong harmony, ठीक है। और फोर्थ कह रहा है 11th fundamental duty was aided by 74th Constitutional Amendment Act, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 1 और 2, मतलब 1 2 कथन जो है सत्य है, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी ओनली 3, या ऑप्शन डी ओनली 4। तो बताइए इसमें से कौन सा जो कथन है असत्य है, ठीक है ना, कौन सा कथन जो है असत्य है, कौन सा कथन जो है असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन कथन जो है असत्य है, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो बताइए इसका आंसर। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन डी ओनली 4, ठीक है ना। ओनली 4 जो है क्या है ना, जो फोर्थ कर रहा है 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, बोल रहा है किसके थ्रू ऐड किया गया, वो 78 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया, नहीं गलत है। ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था, तो मतलब यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। तो किसके थ्रू ऐड किया गया था, 78 संशोधन के थ्रू नहीं, ठीक है, वो किसके थ्रू ऐड किया गया था, 86। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट पूछ रहे थे, तो ऑप्शन 4 जो है, स्टेटमेंट 4 जो है गलत है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे, 86 अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, हमारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस सीरीज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा, और इससे कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।